दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आप सभी को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे समाज विज्ञान पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें भी 4 से 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघुत्तरी एंड विस्तृत देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वैश्विक क्रिया अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर हो जाएगा, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का उदय 1890 में हुआ था। इसके प्रभाव स्वरूप पूंजी प्रवाह, तकनीक एवं पारिस्थितिकी एवं श्रम विस्थापन की प्रवृत्ति में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, जिनका विवरण इस प्रकार थे। तो पहला है, परिवर्तन परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ को गांव व कस्बे से निकालकर विश्व के अनेक स्थानों पर पहुंचाना संभव हुआ। खाद्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए रेल नेटवर्क तथा पानी के जहाज का प्रयोग किया जाने लगा। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था में भूस्वामी स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे, वह कृषि कार्य औद्योगिक मजदूरों से करवाने लगे। तीसरा है, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियाई द्वीप समूह दक्षिण यूरोप के मजदूरों के ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका ले जाकर कम वेतन पर कार्य करवाने लगे। बस इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरा लघुत्तरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक मंदी 1929 ईस्वी का भारत पर प्रभाव बताइए। या दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो उल्लेख कीजिए। तो आपको यही लिख देना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, वैश्विक मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत के व्यापार मतलब आयात निर्यात में 50% मतलब आधा गिरावट दर्ज की गई। गेहूं की कीमत 50% गिर गया। नगरवासियों की अपेक्षा ग्रामीण और किसानों की मंदी ने अधिक व्यथित किया। एक और जहां किसान उत्पादक की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान से छूट देने से मना कर दिया। विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी। टाट का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60% से अधिक गिरावट दर्ज की गई। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारतीय कीमती धातु सोना का निर्यात करने लगी। 1931 में जब मंदी अपने शीर्ष पर थी, तब भारत का ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत मुश्किल दौरे से गुजर रहा था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए। तो तीसरा लघुत्तरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम देखिए क्या हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दिशा को बदल दिया। इन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों का उल्लेख निम्नलिखित है। तो पहला है राजनीतिक परिणाम। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर विश्व युद्ध अनेक तरीकों से प्रभाव डाले। राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ही बदल दी। इन परिणामों में राजतंत्रीय सरकारों का पतन हुआ, जनतंत्रीय भावना का विकास, राष्ट्रीयता का भावना का विकास, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास, अधिनायकवाद का उदय, अमेरिका का उत्कर्ष, जापान का उत्कर्ष से ये सभी शामिल हैं। तो दूसरा है आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों के महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपए का व्यय हुआ तथा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यय को तो अनुमान लगाना असंभव सा प्रतीत होता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक क्षति के प्रमुख कारण
उत्पादन क्षमता ह्रास, वस्तुओं को मूल्य में वृद्धि, राष्ट्रीय ऋण भार, जनता पर विभिन्न करों की भार एवं बेरोजगारी आदि। तो तीसरा हमारा है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक परिणाम की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए, जैसे जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्तर पर सुधार, जाति कटुता की भावना में कमी, श्रमिकों में जागरूकता, शिक्षा की प्रगति एवं विकास आदि। ये थे 3 महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 विस्तृत प्रश्न देखेंगे जो कि 6 नंबर का आता है प्रश्न में। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। 19वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव का व्याख्या कीजिए। तो हो जाएगा, अर्थशास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का प्रभाव का उल्लेख किया। पहला, व्यापार का प्रभाव। तो यह प्रवाह है 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तु जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा है श्रमिक का प्रवाह। इस प्रवाह में लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा है पूंजी का प्रवाह। इस प्रवाह में अल्प एवं दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के क्षेत्र में निवास किए जाते थे। उपयुक्त तीनों प्रवाह एक दूसरे से संबंधित थे और तत्कालीन जनजीवन की प्रभावित करते थे। भारत और भारतीयों से संबंधित 3 प्रकार की गतियों को 3 उदाहरण इस प्रकार हैं। तो पहला, वस्तुओं में प्रवाह का उदाहरण। भारत के अपने पड़ोसी देश अच्छे व्यापारिक संबंध थे। भारत से गेहूं, सूती ऊन, रेशमी कपड़े, मसाले, कपास आदि भेजा जाता था। प्रारंभ यूरोपीय देश में भारतीय कपड़ों की बड़ी मांग थी और 1812 से 1871 के बीच भारत से होने वाले कच्चे कपास की निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गई। कपड़े की रंगाई के लिए बड़े पैमाने पर नील का निर्यात किया जाता था। ब्रिटिश काल में भारत में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और उसका निर्यात चीन को किया जाता था। दूसरा है श्रम के प्रवाह का उदाहरण। 19वीं सदी के असंख्य भारतीय कारीगर, इंजीनियर, श्रमिक विदेशी बागानों, खदानों, सड़क निर्माण और रेलवे परियोजना में काम करने के लिए गए। गिरमिटिया मजदूरी के अनुबंध में यह शर्त रहती थी कि श्रमिक 5 वर्ष का अनुबंध पूरा करके ही अपने देश वापस लौट सकेंगे। भारत में अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को प्रमुख रूप से कैरिबियाई द्वारा एक गुयाना, तीनंद, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, सिलोन, माल्या आदि स्थानों पर भेजा जाता था। तीसरा है पूंजी के प्रभाव का उदाहरण। भारतीय साहूकार और महाजनों के मध्य दक्षिण पूर्वी एशिया के निर्यात नौमुखी कृषि के लिए ऋण दिया जाता है। इसके लिए यह तो स्वयं को धन निवेश करते थे या यूरोपीय बैंक से ऋण लेते थे। भारतीय व्यापारी और महाजन यूरोप उपनिवेशकारों का पीछे अफ्रीका पहुंच गए। हैदराबादी सिंधी व्यापारी इनमें से सबसे अग्रणी थी। इस तरह विश्व में पूंजी में प्रभाव और वृद्धि हुई। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियाँ गतिशील रही। तो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट विस्तृत प्रश्न है, इसको 3 स्टार करके आप इसे जरूर पूरा सही तरीके से याद कीजिए। तो महामंदी से क्या आशय है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए, इसके 2 प्रमुख प्रभाव भी बताइए। महामंदी के देखिए 3 तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 कहाँ, 1, 2, 3, 4 महामंदी के कारण की व्याख्या ये सब आ सकते हैं। तो आप इसे जरूर तैयार करिए, एकदम बढ़िया से तैयार कीजिए। तो हो जाएगा, विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत 1929 से हुई। 30 के दशक के मध्य तक यह संकट बना रहा। इस अवधि में विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र और समुदायों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। महामंदी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, तो देखते हैं। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमत निरंतर गिरती चली गई और खरीदारों के अभाव में कृषि की उपज पड़ी सड़ने लगी। 1920 के दशक के मध्य बहुत से देशों में अमेरिका से ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किए। जो देश अमेरिका
कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सम्मुख गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। कीमतों में कमी और मंदी का आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंक ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिए। जो कर्ज दिए जा चुके थे उनका वसूल तेजी से कर दिए गया। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गया, कारोबार ठप पड़ गया। तो महामंदी के भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव तो देखते हैं। 1928 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात में 50% की कमी हुई। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत गिरने लगी तो भारत में भी वस्तुओं की कीमत नीचे आ गई। नगरीय निवेशकों के मुकाबले किसान और काश्तकारों को अधिक हानि हुई, लेकिन सरकार ने लगान वसूल से छूट देने से स्पष्ट मना कर दिया। बंगाल से जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चा पटसन के मूल्य में 60% से भी अधिक गिरावट दर्ज की गई। कृषि भूमि सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत बहुमूल्य धातुओं की विशेष रूप से सोने का निर्यात करने लगा। बस इतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे 5। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास 10th में हैं, तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एकदम बढ़िया से अच्छे परसेंट से पास होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।